तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं उनके जो 40,247 वैकेंसीज आई है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जिसका एग्ज़ाम डेट 13/6 को है। नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम टॉपिक 6 नंबर पर बात कर रहे हैं। ये टॉपिक नंबर 6 है। आपके पास सिलेबस होगा तो आप देख रहे होंगे कि सेक्शन 2 में जो डीएलएड का सिलेबस है, उस डीएलएड के सिलेबस जो 75 मार्क्स के हैं, उसके यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर पे, जिसमें हमने फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन में बात कर चुके हैं, साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन में बात कर चुके हैं, सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन में बात कर चुके हैं, लिटरेरी बेस ऑफ एजुकेशन पे हम बात कर चुके हैं। ये तमाम वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बेस ऑफ एजुकेशन पर, यानी कि इतिहास जो है वो शिक्षा को क्या दृष्टिकोण देता है। इस इतिहास जो है वो शिक्षा को क्या आधार देता है, इस पे हम बात करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे कि शिक्षा जो है, इतिहास जो हिस्ट्री जो है, हमारा हिस्ट्री तो पूरी दुनिया का हिस्ट्री जो है वो शिक्षा को क्या दृष्टिकोण देता है, और शिक्षा उस इतिहास को समझ करके किस तरह से अपना रास्ता तय करता है, हम इस बात को समझेंगे। एक बात तो आप समझिए इस टॉपिक में जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक काफी लंबा है। अब चूंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमको देखना है तो एक लंबा इतिहास है ना। अब हम उठाएंगे तो प्राचीन काल से मेसोपोटामिया से लेकर के और हम आज की बात करेंगे। ये एक अपने आप में बहुत लंबी टॉपिक है, लेकिन हमने बहुत ही संक्षिप्त में हर पहलू को हल्का हल्का टच करके और आज तक हम पहुंचे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और देखते रहें और देखें कि क्या है क्या नहीं है। आइए हम बात करते हैं शिक्षा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण या आधार, हिस्टोरिकल बेस या अप्रोच ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का इतिहास, आइए हम बात करते हैं। शिक्षा का इतिहास अध्ययन का एक विशाल और बहुआयामी क्षेत्र है। आप जानते हैं कि शिक्षा का जो इतिहास है, एजुकेशन का जो इतिहास है, वो अध्ययन का एक विशाल और बहुआयामी क्षेत्र है, जो विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों में शैक्षणिक प्रणालियों, संस्थानों, प्रथाओं और विचारों के विकास की जांच करता है। बिल्कुल, यानी कि शिक्षा का जो इतिहास है वो बहुत काफी ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें क्या है, ये एक विशाल और बहुआयामी क्षेत्र है जिसमें संस्कृतियों और अलग अलग समय अवधियों, यानी कि हर वक्त अलग अलग समय में शिक्षा का एक अपना स्वरूप रहा है। तो अलग अलग समय अवधियों में और अलग अलग संस्कृतियों में शिक्षा का एक अपना स्वरूप रहा है, और उसमें अलग अलग शैक्षणिक प्रणाली रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं रहे हैं, अलग अलग प्रथाएं रहे हैं, जिन पर विकास जिन पर विचार करने की जरूरत है, जिनको देखने की जरूरत है। और उसे देखेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण पैदा होगा। शिक्षा को भी इतिहास को देख करके एक दृष्टिकोण पैदा होगा और वो एक अपना सफर तय कर पाएगा सही तरीके से। शिक्षा की पृष्ठभूमि, उत्पत्ति, विकास और वृद्धि और स्वरूप को जानना महत्वपूर्ण है। शिक्षा की पृष्ठभूमि को जानना महत्वपूर्ण है कि क्या पृष्ठभूमि थी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो जानना महत्वपूर्ण है, उसका विकास कैसे हुआ वो जानना महत्वपूर्ण है, उसकी वृद्धि कैसे हुई ये जानना महत्वपूर्ण है। ये तमाम अलग अलग स्वरूप जो है ये जानना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा क्या था, मध्यकाल में शिक्षा क्या था, ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या स्वरूप था, आधुनिक काल में शिक्षा का क्या स्वरूप था। और इस दौरान जो है इस सब के दौरान शिक्षा की प्रणाली और शिक्षा की शिक्षण पद्धति को हम समझने की कोशिश करेंगे। The history of education is a vast and multifaceted field of study that examines the development of education system, institutions, practice and ideas across different culture and time period. डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर में और अलग टाइम पीरियड में जो एजुकेशन का जो विकास हुआ है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम बारी बारी से देखते हैं। बहुत संक्षिप्त में हमने चीज़ों को सामने रखने की कोशिश किया है ताकि आपको आपके माइंड में एक ओवरव्यू मिल जाए और आप चीज़ों को समझें और इस तरह से आप
आपका एक नजरिया साफ हो जाएगा, आपका एक कंसेप्ट साफ हो जाएगा इस टॉपिक को लेकर के, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। आइए हम बात करते हैं प्राचीन सभ्यता से। प्राचीन सभ्यता से बात करते हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन से हम बात करते हैं। शिक्षा की बड़े जड़ें प्राचीन सभ्यता में, शिक्षा की जब शिक्षा के रूट को देखेंगे तो यह प्राचीन सभ्यता में, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, रोम की सभ्यता, इन जैसी प्राचीन सभ्यताओं में शिक्षा दरअसल औपचारिक शैक्षिक प्रथाओं के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि देखा गया है, जब एंशियंट सिविलाइजेशन में हम देखते हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम देखते हैं, मिस्र की सभ्यता को देखते हैं, ग्रीस की सभ्यता को देखते हैं, रोम की सभ्यता को देखते हैं, जब ये देखा गया, समझा गया, देखा गया कि इस सभ्यता में भी शिक्षा जो है वो फॉर्मल शिक्षा का प्रारूप था। शिक्षा का फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता था, उसके प्रमाण मिले हैं। यानी कि आज हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, उस टाइम में भी फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता था। और शिक्षा जो है वो अक्सर जो है कुलीन वर्ग, इलीट क्लास के लोगों को दिया जाता था, और खास तौर से गणित, साहित्य और दर्शन जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। गणित, साहित्य और दर्शन और अलंकार शास्त्र जैसे विषयों पर केंद्रित था। इन तमाम विषयों को पढ़ाया जाता था। कौन, कब? एंशियंट टाइम में। एजुकेशन एज एंशियंट रूट, एजुकेशन का जब एंशियंट रूट देखते हैं तो एविडेंट हमें मिलता है फॉर्मलाइज्ड एजुकेशनल प्रैक्टिस, हमें मिलता है फॉर्मल एजुकेशनल प्रैक्टिस देखने को मिलता है, डेटिंग बैक एंशियंट सिविलाइजेशन से, कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड रोम, इन तमाम जो हम मतलब इन तमाम सभ्यताओं में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा जो है उस टाइम में फॉर्मल, औपचारिक शिक्षाएं दी जाती थी। In this society, education was after reserved for the elite class, और इन सोसाइटीज में एजुकेशन जो है वो इलीट क्लास के हाथ में था, और सब्जेक्ट जो है उस पर फोकस किया जाता था, जैसे कि मैथ पर, लिटरेचर पर, फिलोसफी पर और रेटरिक पर, इन तमाम सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता था प्राचीन सभ्यताओं में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया शास्त्रीय शिक्षा, क्लासिकल एजुकेशन। शास्त्रीय शिक्षा आ गया, क्लासिकल एजुकेशन। क्लासिकल एजुकेशन में हम देखते हैं, जब इसमें इस पे हम गौर करते हैं, क्लासिक हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लासिकल एजुकेशन, शास्त्रीय शिक्षा, प्राचीन ग्रीस में शिक्षा के नागरिक गुणों और बौद्धिक विकास की क्षेत्र क्षेत्र में केंद्रित भूमिकाएं निभाई गई। यानी जब हम क्लासिकल एजुकेशन में आए, जब शास्त्रीय शिक्षा के क्षेत्र में आए, तो हम देखा गया कि उस वक्त बौद्धिक शिक्षा के बौद्धिक विकास पर फोकस किया गया, बौद्धिक विकास पर। और इसी वक्त में दार्शनिक जो थे, वो प्लेटो जो दार्शनिक थे, उसने एथेंस में अपना एक एकेडमी खोला, स्थापित किया। प्लेटो जो है वो एथेंस में अपना एकेडमी खोला, और अरस्तु जो है वो सिकंदर महान जैसे लोगों को पढ़ाया, ये देखने को मिलता है क्लासिकल एजुकेशन में। और रोमन शिक्षा में व्यवहारिक तौर पर कौशल, नागरिकता और सैन्य प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता था। ठीक है ना। तो जब उस टाइम में हम देखते हैं, प्राचीन एजुकेशन में देखते हैं, सिविलाइजेशन में देखते हैं, जब क्लासिकल एजुकेशन में देखते हैं, तो हमें देखने को हमें मिला कि उस टाइम में शिक्षा पर जो है, शिक्षा में जो है बौद्धिक विकास पर फोकस किया गया, नागरिक गुणों पर फोकस किया गया, और ये देखा गया कि प्लेटो जैसे लोग जो है एकेडमी की स्थापना किए लोगों को पढ़ाने के लिए, अरस्तु जैसे लोग जो है सिकंदर महान को पढ़ाना शुरू किया, और रोमन शिक्षा में देखा गया कि व्यवहारिक कौशल पर जोर दिया गया, नागरिकता पर जोर दिया गया और सैन्य प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। इन एंशियंट ग्रीस, एजुकेशन प्ले ए सेंट्रल रोल इन द कल्टीवेशन ऑफ सिविक वर्च्यू, नागरिक गुण एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और बौद्धिक विकास पर जोर दिया गया। फिलोसफर जैसे कि प्लेटो फाउंडेड द एकेडमी इन एथेंस, एथेंस में प्लेटो ने अपनी एकेडमी को खोला। अरस्तु जो है ट्यूटर्ड एलेक्जेंडर ग्रेट, अरस्तु ने एलेक्जेंडर महान को पढ़ाया। रोमन एजुकेशन में देखने को मिला कि इम्फेसाइज किया गया प्रैक्टिकल स्किल पर, सिटीजनशिप पर और मिलिट्री ट्रेनिंग पर फोकस किया गया। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
मध्यकालीन शिक्षा में जब हम आते हैं, मेडिएवल एजुकेशन में जब हम पहुंच आते हैं, तो मध्य युग के दौरान जो है, मध्य युग के दौरान शिक्षा बड़े पैमाने पर मठों और कैथेड्रल स्कूलों जैसे धार्मिक स्थानों द्वारा प्रदान किया जाता था। जब हम मेडिएवल एजुकेशन में आते हैं, यानी कि लगभग मतलब मान लिया जाए ना जी 400-500 सदी से लेकर के 1100-1200 1400 सदी के बीच जो मेडिएवल पीरियड है, जब उसमें आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस वक्त में शिक्षा जो है वो मठों और कैथेड्रल स्कूलों जैसे धार्मिक स्थानों के जरिए पढ़ाया जाता था। और इसी समय जो है बोलोगना विश्वविद्यालय की शुरुआत होकर से शुरू हुई और मध्ययुगीन यूरोप में विश्वविद्यालय का उदय हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा और ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित किया। और इसी मेडिएवल पीरियड में क्या हुआ कि 11वीं शताब्दी में बोलोगना विश्वविद्यालय से शिक्षा शुरू हुआ होकर मध्ययुगीन यूरोप में विश्वविद्यालयों के उदय में उच्च शिक्षा और ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित किया। और उसके बाद देखा गया कि मेडिएवल पीरियड में ही जो विश्वविद्यालय खोले गए, जो यूनिवर्सिटीज खोले गए, तो उसमें उस शिक्षा का प्रावधान देखने को मिला। तो during the medieval age, education was largely provided religious institutions such as monasteries and cathedral schools. देखा गया medieval पीरियड में कि शिक्षा जो है वो मठों और कैथेड्रल स्कूल के द्वारा दिया जाने लगा फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं पुनर्जागरण काल में जब हम बात करते हैं या मानवतावाद काल में बात करते हैं, पुनर्जागरण या मानवतावाद रेनेसेंस एंड ह्यूमनिज्म के दौर की हम जब बात करते हैं, तो पुनर्जागरण काल में साहित्य, इतिहास, कला, दर्शन के अध्ययन पर ध्यान देने के साथ साथ शास्त्रीय शिक्षा और मानवतावादी शिक्षा पर रुचि देना शुरू किया गया। यानी पुनर्जागरण काल की जब हम बात करते हैं, मानवतावाद काल की बात करते हैं, तो इस टाइम में जो है शिक्षा जो है साहित्य शिक्षा के अंदर साहित्य को, इतिहास को, कला को, दर्शन को पढ़ाना शुरू किया गया और साथ ही साथ शास्त्रीय शिक्षा को का प्रावधान किया और मानवतावादी शिक्षा का भी प्रावधान शुरू हुआ। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, अभी हम साइकोलॉजी में पढ़े थे ना, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसका उदय पुनर्जागरण काल में हो चुका था। इसी के समय इरास्मस और थॉमस मोर जैसे मानवतावादी, उस टाइम में ये ह्यूमनिस्टिक फिलोसफर थे, थॉमस रो और इरास्मस जैसे विद्वानों ने सर्वांगीण शिक्षा के विचार पर को बढ़ावा दिया। और उस टाइम में लोगों ने इन्होंने कहा था होलिस्टिक डेवलपमेंट की, होलिस्टिक एजुकेशन की बात किया था। जो आज हम होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र शिक्षा की बात करते हैं, ये पुनर्जागरण काल में बात हो चुकी थी, जिसमें जिसमें आलोचनात्मक सोच और नैतिक विकास को बढ़ावा दिया गया, जिसमें कहा गया आलोचनात्मक सोच को, क्रिटिकल थिंकिंग को और मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया था उस समय में। जो हम आज मोरल डेवलपमेंट या क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ये पुनर्जागरण काल में बात हो चुकी थी। जो बड़े बड़े फिलोसफर्स आए थे वो उन्होंने इस पर चर्चा कर चुके थे, इस पर सोच चुके थे, इस पर अपना विचार दे चुके थे। द रेनेसेंस period witnessed revival of interest in classical learning and humanistic education. Classical learning and humanistic education में interested थे, and with a focus on the study of literature, history, art and philosophy. और इस पर किस पे फोकस किया गया? स्टडी लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट एंड फिलोसफी फोकस किया। ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर जो आए, कुछ ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर आए जैसे कि एरेस्मस एंड थॉमस मोर जाए, इन्होंने प्रमोट किया आइडिया ऑफ वेल राउंडेड एजुकेशन एंड फोस्टर्ड किया क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल डेवलपमेंट को फोस्टर किया, यानी कि प्रोत्साहित किया। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से वक्त अलग अलग वक्तों में शिक्षा के किस किस पहलुओं पर जोर दिया गया और शिक्षा ने उस पहलू का इस्तेमाल करके अपना एक रास्ता इख्तियार किया, अपना एक रास्ता तय किया। जो हम आज मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, आज वेल राउंडेड एजुकेशन की बात करते हैं, ये तमाम बातें जो है पुनर्जागरण काल में हो चुकी थी। आज जो नैतिक विकास की बात करते हैं, ये बातें हो चुकी थी। उस टाइम में जो फिलोसफर्स आए थे, उन्होंने इस पर अपना नजरिया पेश कर चुके थे। उन्होंने ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की आज हमने बात किया, साइकोलॉजी में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें अब्राहम मस्लो और कार्ल रोजर्स की हमने बात किया, ये पुनर्जागरण काल में बात हो चुकी थी।
तो इतिहास जो है वो हमें एक आईना देता है, जिस आईनों को देख करके हम अपना एक मुस्तकबिल तय करते हैं। इसीलिए हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, आत्मज्ञान और आधुनिक शिक्षा, इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, इनलाइटमेंट। तो इनलाइटमेंट के युग में आधुनिक जो आत्मज्ञान के युग, एक आत्म इनलाइटमेंट युग आया, प्रबुद्धता युग इसे कहते हैं, ने व्यक्तिवाद और सामाजिक प्रगति के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में नए विचार की शुरुआत की। जब इनलाइटमेंट युग आया तो उसमें जो है व्यक्तिवाद और सामाजिक ने बोला गया कि शिक्षा ऐसा हो जिससे सामाजिक प्रगति हो सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके। और इसी दौरान जो है कुछ फिलोसफर्स आए, जैसे कि जॉन लॉक और रूसो और पेस्टालोजी जैसे फिलोसफर्स आए, और उन्होंने शैक्षिक सुधारकों ने ये शैक्षिक सुधारकों ने तर्क, मानवाधिकार सिद्धांतों और आधारित आधारित धर्मनिरपेक्ष सार्वभौमिक शिक्षा की वकालत की। मतलब अब समझ सकते हैं कि इनलाइटमेंट युग में जो जॉन लॉक, जिसके बारे में हमने बात किया था, जिसने टेबुला रासा शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसने कहा था कि बच्चा जो है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, बच्चा जन्म से ब्लैंक स्लेट होता है, उस पर कुछ नहीं होता है, जब वो यहाँ आता है तो यहाँ से माहौल से सीखता है। ये जॉन लॉक का कहना है। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। रूसो जो नेचुरलिस्टिक फिलोसफी को मानता है। पेस्टालोजी, इसके बारे में हमने पेस्टोलॉजी के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है, ये फिलोसफी का चीज है। ये सब जो शैक्षणिक सुधारक आए, उन्होंने तर्क पर जोर दिया, रीजन पे जोर दिया, ह्यूमन राइट्स पे जोर दिया, मानवाधिकार पे जोर के सिद्धांतों पर जोर दिया, धर्मनिरपेक्ष सार्वभौमिक शिक्षा, इन तमाम चीजों की वकालत की। आज जो हम बात करते हैं द इनलाइटमेंट एरा में यूजर्स इन द new ideas about region, individualism and importance of education for social progress. एजुकेशन रिफॉर्मर्स जैसे कि जॉन लॉक, रूसो, पेस्टालोजी, ये जो एडवोकेट किया सेकुलर यूनिवर्सल एजुकेशन, ग्राउंडेड प्रिंसिपल एंड रीजन एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में उस वक्त बात की थी, इनलाइटमेंट युग की बात की। आज हम ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स चिल्लाते हैं, ये बात पुनर्जागरण काल में इनलाइटमेंट युग में हो चुकी थी, आत्मज्ञान के युग में हो चुका था। जो हम बात करते थे यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं, ये उस टाइम में हो चुका था, बात हो चुकी थी, लोगों ने अपने विचार रख दिए थे। तो इसलिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड मास एजुकेशन, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति एंड जन शिक्षा। जब इंडियन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक की क्रांति हुई, तो क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के बाद मास एजुकेशन, मतलब आम लोगों के लिए एजुकेशन का रास्ता साफ हुआ। कैसे साफ हुआ? जब औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज और शिक्षा में गहरा परिवर्तन आया, एक चेंज आया समाज और शिक्षा में। क्यों परिवर्तन आया कि जब औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण हुआ तो उसमें साक्षर और कुशल लोगों की जरूरत महसूस हुई, यानी लिटरेट और स्किलफुल लोगों की जरूरत महसूस हुई। और इसके बाद ही पूरे देशों में सार्वजनिक स्कूल खोले गए, सार्वजनिक स्कूल का आगाज हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन के बाद। क्यों? क्योंकि अब लोग साक्षर लोग चाहिए था, अब कुशल लोग की जरूरत थी। तो इस तरह से मास एजुकेशन की शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। Industrial revolutions brought about profound changes in society and education. The rise of industrialization and urbanization create need for literate and skilled workforce. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का राज हुआ, जब अर्बनाइजेशन का राज हुआ, इससे क्रिएट हुआ क्या? जरूरतें महसूस हुई, किसकी? लिटरेट और स्किल्ड फुल वर्कफोर्स की जरूरत महसूस हुई। और तब क्या हुआ? तब पब्लिक स्कूल को एक्सपेंशन खोला गया, लीड खोला गया, कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात की गई, लॉ इन मेनी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में। फिर प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, अब हम 19वीं सदी में और 20वीं सदी के आसपास आ गए हैं।
तो उन प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम जानते हैं कि इस कंसेप्ट किसका है, जॉन डीवे के, जो हम पहले बात कर चुके हैं। 19वीं सदी के अंत में लगभग मुझे एक्चुअली याद नहीं, 1940 या 44 में ये प्रगतिशील शिक्षा का कंसेप्ट आया था, जॉन डीवे दिया था। तो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जॉन डीवे और मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवे और मारिया मोंटेसरी का आप जानते हैं ना, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जॉन डीवे के बारे में भी हम बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये हुआ क्या, जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में आए तो एक नया एजुकेशन का उदय हुआ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसके मतलब जॉन डीवे और मारिया मोंटेसरी जैसे प्रगतिशील शिक्षकों ने इस युग में बाल केंद्रित अनुभवात्मक शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। यानी कि इन्होंने कहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर इन्होंने जोर दिया, जिससे सक्रिय पूछताछ यानी एक्टिविटी बेस्ड इंक्वायरी, व्यवहारिक गतिविधियों और वास्तविक दुनिया का प्रासंगिक पर जोर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन 19वीं शताब्दी के लास्ट में आया और 20वीं शताब्दी के शुरू में आया, तो क्या हुआ कि इन्होंने बात किया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, इन्होंने बात किया अनुभवात्मक शिक्षण का बात किया, इन्होंने बात किया सक्रिय इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात की, इन्होंने बात किया रचनात्मकता की बात किया, इन्होंने आलोचनात्मक सोच की बात किया, इन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी की बात की। इन तमाम चीजों पर फोकस किया गया। In the late 19th and early 20th centuries, progressive educators like John Dewey and Maria Montessori promote किया child centered education, experiential learning approach and emphasized किया, जोर दिया active inquiry, hands on activities and real world relevance पर जोर दिया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन sought to foster प्रोत्साहित किया क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस किया। ये सब हुआ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के दौरान 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आसपास एजुकेशन में ये परिवर्तन आए, ये सब नए नए रूप देखने को मिले। फिर हम आगे बढ़ते हैं 20वीं शताब्दी में शिक्षा इन एजुकेशन इन 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में शिक्षा कैसा था वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि 20वीं शताब्दी में शैक्षणिक सिद्धांत, यानी कि शैक्षणिक सिद्धांत इट मीन्स हो गया एजुकेशनल थ्योरी। 20वीं शताब्दी में कई सारे एजुकेशनल थ्योरी उभर करके सामने आए। जो अभी आप साइकोलॉजी में थ्योरी पढ़ते हैं ये तमाम 20वीं शताब्दी में दी गई थ्योरी है, जो भी आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अनुसंधान, रिसर्च, कई सारे रिसर्च हुए 20वीं शताब्दी में और व्यवहार में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। प्रमुख विकासों में सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार हुआ, विशेष शिक्षा, कई सारे मतलब विकासों में सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार हुआ, विशेष शिक्षा का विस्तार हुआ और शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का विस्तार हुआ। जैसे विशिष्ट क्षेत्रों का विकास, इन जैसे जो स्पेशल सेक्टर का पढ़े ना, स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़े, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़े, तो इसी क्षेत्र में ये सब चीज़ों का 20वीं शताब्दी में सब चीज़ों का उदय हुआ। और इसके साथ साथ मानकीकृत परीक्षण, जो आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेते हैं, ये टेस्ट इसी शताब्दी की उपज है। जो टेलीविजन देखते हैं, जो कंप्यूटर देखते हैं, जो इंटरनेट देखते हैं, जो शैक्षणिक प्रौद्योगिकी देखते हैं, ये सब जो है इसी शताब्दी के उपज है। The 20th century saw significant advancement in educational theory, research, educational theory, बहुत सारे अपने कई सारे थ्योरी पर, जॉन डीवे ने की स्किनर की थ्योरी पढ़े होंगे, पावलो की थ्योरी पढ़ेंगे, पियाजे की थ्योरी पढ़े होंगे, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़े होंगे। तो ये सब थ्योरी जो है इसी शताब्दी में सामने आया। रिसर्च, कई सारे रिसर्च सामने हुए, प्रैक्टिसेस, कई सारी प्रैक्टिसेस हुई इसी दौरान। की डेवलपमेंट इंक्लूड द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक स्कूल का एक्सपेंशन हुआ बड़े पैमाने पर, ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ लाइक स्पेशल एजुकेशन का मतलब एक कंसेप्ट सामने आया। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो अभी आप पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका कंसेप्ट सामने आया 20वीं शताब्दी में। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का उदय हुआ, राइज हुआ, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का राइज हुआ इस सदी में। एंड द एडवेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेलीविजन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट जैसे चीज़ों का इसी शताब्दी में, इसी वक्त में उदय हुआ। ठीक है ना। आगे है वैश्वीकरण और शिक्षा।
वैश्विक, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कहने का मतलब ये है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब वैश्वीकरण हुआ, तो एक अभी जो अभी अभी ये अभी की बात है, जो अभी की बात है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, अभी जो वैश्वीकरण हुआ, तो इसने कई सारी चुनौतियां हमारे सामने में रखे, और साथ ही साथ कई सारे मौके हमारे सामने में आए हैं उभर करके। यानी हमें कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, और कई सारे अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। जब जब दुनिया ग्लोबलाइज हो गया, तब एजुकेशन के सामने में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया उभर करके। 21वीं सदी में तेजी से वैश्वीकृत और परस्पर जुड़ी दुनिया में शिक्षा को चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्वीकृत के वजह से जो परस्पर दुनिया के साथ जो हमारा कनेक्शन हुआ है, इससे कई सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ कई सारे मौके भी हमें मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा तक पहुंच, कैसी चुनौतियां? शिक्षा तक पहुंच, एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक समानता, एजुकेशनल इक्वलिटी, सीखने में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसका कैसे इंटीग्रेशन होगा। जैसे मुद्दे दुनिया भर के शिक्षकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए अभी भी बहुत ही सरदर्द है, चिंता का विषय बना हुआ है। समझे ना? इन द 21st सेंचुरीज एजुकेशन फेस कर रहा है न्यू चैलेंजेज और नई सारी अपॉर्चुनिटीज। इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, इशूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन तक पहुंच, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की गुणवत्ता, एजुकेशनल इक्विटी, शैक्षणिक समानता, इंटीग्रेटेड ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, अधिगम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, और एजुकेटर, ये तमाम चीज जो है, वो एजुकेटर हो या पॉलिसी मेकर हो या रिसर्चर हो, इन तमाम के लिए एक सेंट्रल, एक बहुत अहम मुद्दा है, एक बहुत अहम चुनौती का विषय है। और इस सब चीजों पर ये लोग जो हैं लड़ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है, वो है समसामयिक बहसें और रुझान, कंटेम्परेरी डिबेट एंड ट्रेंड। अभी 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 कई सारे शिक्षा में जब आप जाएंगे तो कई सारे डिबेट्स देखने को मिलते हैं, कई सारे ट्रेंड, नए नए ट्रेंड हमारे सामने मुंह भर करके आए हैं। शिक्षा में वर्तमान बहस में मानकीकृत परीक्षण, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, वो एक बड़ा बहस का मामला है कि जो हम मंथली टेस्ट लेते हैं, जो ईयरली टेस्ट लेते हैं, जो वीकली टेस्ट लेते हैं, क्या ये टेस्ट लेना जरूरी है? इसमें क्या सुधार किया जा सके? ये एक बहुत ही मतलब डिबेट का इशू है। स्कूल की चॉइस, पसंद, बच्चे जो स्कूल को पसंद करते हैं, मतलब जो बच्चे, अब इसकी ये भी एक बड़ा डिबेट है कि कोई बच्चा कहता है कि हम उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, कोई बच्चा कहता है कि हम उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो ये भी है। शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर का ट्रेनिंग, ये भी डिबेट का इशू है। मूल्यांकन, ये भी डिबेट का इशू है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा, जो मल्टी कल्चरल एजुकेशन जो है, ये भी डिबेट का इशू है कि शिक्षा में कौन से कल्चर को रखें, कौन से कल्चर को नहीं रखें, किस कल्चर को हटा दें, किस कल्चर की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, ये भी बड़ा डिबेट का इशू है। STEM शिक्षा, अभी जो आप लोग स्कूल में होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा STEM किट आया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक, ये किट आया है। एक लंबा सा बॉक्स है और उस बॉक्स में लाइट लगा हुआ है, और उसमें सिखाया जाता है कि बच्चा इसी बॉक्स के जरिए साइंस सीख सकता है, टेक्नोलॉजी सीख सकता है, इंजीनियरिंग सीख सकता है और मैथमेटिक्स सीख सकता है। ये 1 to 5 के लिए बच्चों के लिए आया है। आप लोग के स्कूल में देखे होंगे 1 to 5 या 3 to 5 आया होगा, मतलब पता नहीं। ऑनलाइन प्रशिक्षण, जो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, उसके सामाजिक और मतलब समाज में जो समानताएं पैदा हो रही है, ये तमाम की तमाम चीजों जो है, वो आज की डेट में एक डिबेट का इशू बना हुआ है। और साथ ही साथ ये शिक्षक के लिए चुनौती भी है कि छात्रों को आज के वक्त के हिसाब से तैयार करना है, ताकि वो अपना भूमिका अदा कर सके। Current debates and educations includes topics such as standardized tests, ये डिबेट का इशू है। स्कूल चॉइस डिबेट का इशू है। टीचर ट्रेनिंग डिबेट का इशू है। एवोल्यूशन डिबेट का इशू है। मल्टीकल्चरल एजुकेशन डिबेट का इशू है। स्टेम जो ट्रेंड है, ऑनलाइन लर्निंग ट्रेंडिंग में है, डिबेट का इशू है। ये तमाम चीज़ डिबेट का इशू आज के डेट में। आपको पता होगा, आप स्कूल में होंगे तो आपको आराम से ये सब बात मालूम होगा।
तो इस तरह से हमने अलग अलग समय में पढ़ा कि इतिहास के अलग अलग वक्त में शिक्षा का स्वरूप क्या था। ये इसलिए हमने समझने की कोशिश किया कि क्योंकि ये जो है वो शिक्षा को एक बेस देता है, एक आधार देता है, जिस पर शिक्षा खड़ा होकर के अपना मंजिल तय करता है, अपना रास्ता तय करता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे एक दो मरतबा, और अगर नहीं समझ में आया तो दो मरतबा देखें, तो एक मरतबा पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा, एक कंसेप्ट आपके जहन में आ जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा टॉपिक को लेकर के। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे, ताकि जो आपके अंदर कंफ्यूजन है वो भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। ठीक है ना? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।